चंद्रा पैराडाइज इंटर कॉलेज की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रोनाउन के प्रकारों में तीसरे प्रकार का सबसे पहले अध्ययन करेंगे, इसके बाद चौथे प्रकार का, फिर पांचवें प्रकार का। आज 3 प्रकार के प्रोनाउंस के प्रकारों का अध्ययन हम लोग करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको दूसरे प्रकार अर्थात पहले प्रकार में मैंने आपको बताया था पर्सनल प्रोनाउन, और दूसरे प्रकार में मैंने आपको बताया था आज फिलहाल हम लोग चर्चा इसी बात की करेंगे, इम्फैटिक वर्ड, इम्फैटिक प्रोनाउन, जिसको हम कहते हैं दृढ़ता सूचक सर्वनाम। सबसे पहले इसी की बात हम लोग करेंगे। दृढ़ता सूचक, नाम से स्पष्ट है, दृढ़ता सूचक, या इसको कहते हैं जोरदार वाचक सर्वनाम भी इसको बोलते हैं, जोरदार वाचक सर्वनाम भी इसको बोलते हैं। तो दृढ़ता सूचक सर्वनाम में कौन सी बातें आती हैं, जिस प्रकार से हम लोग पिछले वाले में पढ़े थे। जैसे मैंने आपको बताया था माई से बनने वाला जो वर्ड मैंने आपको बताया था माई सेल्फ, माई सेल्फ मैंने आपको बताया था, और आवर से बनने वाले जो वर्ड थे उससे मैंने आपको बताया था आवर सेल्फ, आवर सेल्फ, और आवर सेल्फ के बारे में मैंने बताया था, आवर सेल्फ के बारे में मैंने बताया था। ऐसे तमाम जो वर्ड मैंने आपको बताए थे उसके अंतर्गत मैंने आपको बताया था माई सेल्फ, आवर सेल्फ और आवर सेल्व्स, और अन्य तमाम वर्डों को जो मैंने बताया था। जितने वर्डों का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है, जितने भी और वर्ड हैं, सारे के सारे वर्डों का अध्ययन जो पिछले वीडियो में हमने पिछले प्रकारों में दूसरे प्रकार में हम लोगों ने देखा था, वही सेम टू सेम वर्ड, सारे के सारे वर्ड इसमें भी प्रयोग किए जाते हैं। लेकिन अंतर सिर्फ आपको मिलेगा क्या, अंतर आपको ये मिलेगा कि आखिर ये वर्ड कहाँ इस्तेमाल होते थे पिछले प्रकार में, और अब की वाले प्रकार में इम्फैटिक यानी जोरदार वाचक सर्वनाम में ये वर्ड कहाँ पर इस्तेमाल किए जाएंगे। इसी बात का अध्ययन हमें आज जो है करना है। लेकिन ध्यान रहे, पिछला प्रकार जो दूसरा प्रकार मैंने आपको बताया था उसमें प्लस इस प्रकार में जो मैंने दोनों का कॉम्बिनेशन स्टडी आपको करना पड़ेगा, तब आप इसके अंतर को समझ पाएंगे। नहीं तो थोड़ा सा कंफ्यूजन इन दोनों में होता है, क्योंकि जो वर्ड उसमें इस्तेमाल होते हैं वही वर्ड इसमें भी इस्तेमाल होंगे। अब सवाल ये पैदा होता है, जब दोनों प्रकारों में वही वर्ड इस्तेमाल होते हैं तो आखिर कैसे हम समझेंगे कि इम्फैटिक प्रोनाउन है या फिर जो है दूसरा प्रकार कोई है। तो इसको समझने के लिए हम तरीका समझ लेते हैं। अगर किसी अंग्रेजी वाक्य में, ध्यान रहे, अगर किसी अंग्रेजी वाक्य में माई सेल्फ वर्ड है या हर सेल्फ वर्ड है, हर सेल्फ वर्ड है, या फिर जो है आवर सेल्फ वर्ड है, आवर सेल्फ वर्ड है, या फिर जो है इट सेल्फ वर्ड है, इट सेल्फ, ये तमाम जितने भी वर्ड होते हैं, अगर इन वर्डों का प्रयोग वाक्य के अंत में हो, प्रायः ये 100% तो सही नहीं होता, लेकिन फिर भी ज्यादातर माना जाता है कि अगर वाक्य के अंत में, ध्यान है, अंग्रेजी वाक्य के अंत में अगर इनका प्रयोग किया जाए, अंत में, अगर अंग्रेजी वाक्य के अंत में इन वर्डों का प्रयोग आपको दिखाई दे, तो अगर जो है अंग्रेजी वाक्य के अंत में इनका प्रयोग आपको दिखाई दे, तो आप समझ जाइए, अगर अंत में, अगर इन वर्डों का प्रयोग अगर अंत में हुआ है तो समझ जाइए कि रिफ्लेक्सिव है। ये नाम मुझे थोड़ा सा ध्यान कम आ रहा था, रिफ्लेक्सिव है। ध्यान समझिए, अगर किसी अंग्रेजी वाक्य के अंत में इन वर्डों का प्रयोग आपको दिखाई दे तो आप समझ जाइए वाक्य क्या है, आपका रिफ्लेक्सिव है। जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे कहा जाए आई बीट यू हिमसेल्फ, माई सेल्फ, माई सेल्फ, जैसे वाक्य यूज कर दिया गया, आई बीट यू माई सेल्फ। अब आई के साथ स्वयं की अंग्रेजी आपको क्या लिख रहा है, माई सेल्फ। अब आप देख सकते हैं वाक्य के अंत में इनका प्रयोग हुआ है, तो आप तुरंत कर दिए कि वाक्य आपका क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है आपका, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। और अगर इसी शब्द का इस्तेमाल कर्ता के पास किया जाए, प्रायः अगर इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल कर्ता के पास किया जाए, तब आप समझ जाइए कि आपका क्या है,
इम्फैटिक प्रोनाउन है। इसे मैं एग्जाम्पल के रूप में आपको एकदम स्पष्ट लिख देता हूँ, एक एक एग्जाम्पल। जैसे मैंने अभी आपको बताया, जैसे कह दिया जाए ही कार्ड हिमसेल्फ, जैसे कहा जाए ही कार्ड हिमसेल्फ, तो आप देख रहे हैं वाक्य के अंत में इसका प्रयोग हुआ है, तुरंत समझिए क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। और अगर इसी को कह दें हम, इसी वाक्य को अगर लिख दें ही हिमसेल्फ कार्ड, ध्यान से देखिए, अगर इसी वाक्य को सेम वही वाक्य है लेकिन अंतर है इसमें, ध्यान समझिए। यहाँ पर आप देखिए हिमसेल्फ लास्ट में यूज किया गया है और यहाँ पर सब्जेक्ट के तुरंत बाद हिमसेल्फ यूज कर दिया गया है। तुरंत समझिए कि ये आपका क्या है, इम्फैटिक, जोरदार वाचक है। ये आपका इम्फैटिक प्रोनाउन हो जाता है। यही जो है दोनों प्रकारों में, ध्यान है, यही दोनों प्रकार के वाक्यों में अंतर होता है। अगर कोई भी वर्ड, ध्यान रखिए, केवल हिमसेल्फ की बात नहीं हो रही, यहाँ सब्जेक्ट अगर कुछ और होता तो इसके हिसाब से, जैसे अगर यहाँ पर ही है तो ही से हिमसेल्फ बन गया, अगर यहाँ पर आई होता तो माई सेल्फ बन जाता, अगर यहाँ बी होता तो आवर सेल्फ बन जाता, और अगर यहाँ पर जो है इट होता तो यहाँ पर इट सेल्फ बन जाता। और इसी प्रकार से यहाँ भी अगर यहाँ ही है तो हिमसेल्फ बन गया, बी होता तो आवर सेल्फ बन जाता, बहुवचन के बोध में आता तो आवर सेल्व्स बहुवचन वाला बन जाता। इस प्रकार से जो वर्ड इस्तेमाल किए जाते हैं, आप आसानी से देख सकते हैं, इन वर्डों का इस्तेमाल करके आप जो है आसानी से समझ सकते हैं। तो ये जो मैंने आपको पिछली बार बताया था, आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, दूसरे प्रकार का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो आपको मैंने बताया था, जिसको आप कल अध्ययन किए थे, और उसी प्रकार से ये भी आपका इम्फैटिक प्रोनाउन में भी उन्हीं वर्डों का इस्तेमाल होता है। अंतर ये होता है कि जब ये कर्ता के पास प्रयोग किए जाए, प्राय ऐसा होता है, फिलहाल इसका प्रयोग आप अंत में भी कर सकते हैं, कभी कभी ऐसा सेंस होता है कि आप कर सकते हैं, लेकिन अक्सर इसका प्रयोग यहीं पर किया जाता है और तब ये इम्फैटिक बन जाता है। तो इसमें अंतर आप, मुझे लगता है कि आप अंतर इसका समझ गए होंगे कि जब किसी अंग्रेजी वाक्य के अंत में प्रयोग किया गया, आवर सेल्फ, माई सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ, कुछ भी वर्ड यूज किया गया है, तो आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाता है। और अगर उसी वर्ड का प्रयोग, उन्हीं वर्डों में से किसी वर्ड का प्रयोग कर्ता के अनुसार अगर इसके कर्ता के पास रख दिया जाए, तो आप समझ जाइए कि आपका इम्फैटिक प्रोनाउन आपका जो है यहाँ पर हो जाता है। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि इम्फैटिक प्रोनाउन का क्या है और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है। अब बात करते हैं हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन की, जिसको हम कहते हैं परस्परवाचक। अब हम बात करेंगे रेसिप्रोकल प्रोनाउन की बात हम करते हैं। रेसिप्रोकल प्रोनाउन की हम बात करते हैं। रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होता है, दो वर्ड आते हैं। एक वर्ड आता है आपका ईच अदर, एक वर्ड आता है वन अनदर। दो वर्ड इसके अंतर्गत आते हैं, ध्यान रखें। रेसिप्रोकल प्रोनाउन के अंतर्गत दो वर्ड आते हैं, एक आता है आपका ईच अदर और एक वर्ड आपका आता है वन अनदर, और दोनों का अर्थ होता है एक दूसरे का, एक दूसरे के, या एक दूसरे का, या एक दूसरे की, जो भी अर्थ आपका, दोनों का अर्थ सेम होता है। अब अंतर क्या है, जब दोनों का अर्थ एक है तो हम कैसे समझेंगे कि हमें ईच अदर यूज करना है या फिर वन अनदर यूज करना है। इसका बहुत सिंपल सी बात है, इसको आप केवल इंडिकेट के रूप में समझ लीजिए। मैं आपको वाक्य में भी करके दिखा देता हूं आपको। ईच अदर का प्रयोग दो लोगों के लिए प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखें। ईच अदर का प्रयोग मात्र दो लोगों के लिए किया जाता है। जब दो लोगों की बात आए, जब परस्पर दो लोग आपस में एक दूसरे की बात करें, तब ऐसी अवस्था में ईच अदर का प्रयोग करना चाहिए। और जब जो है वन अनदर का प्रयोग वहां पर करना चाहिए जब दो से अधिक, ध्यान रखें, दो नहीं होता है, दो से अधिक के लिए, दो से अधिक की बात, जब दो से अधिक लोगों के लिए कोई वर्ड आए, कहीं पर एक दूसरे शब्द का इस्तेमाल किया गया हिंदी वाक्य में, कहीं एक दूसरे शब्द आया हो, लेकिन अगर वर्ड जो है आपको ऐसा लगे कि कुछ जो है क्या आखिर एक दूसरे के अंग्रेजी क्या लिखी जाए, ईच अदर लिखी जाए या वन अनदर, तब आप कर्ता को देखिए, सब्जेक्ट को देखिए। अगर दो से अधिक लोगों की बात हो रही है तब एक दूसरे की अंग्रेजी आप वन अनदर लिख दीजिए, और अगर बाई चांस कर्ता दो लोग हैं, दो लोगों का बोध हो रहा हो, तब वहां पर एक दूसरे की अंग्रेजी आप ईच अदर लिख दीजिए। इस प्रकार से आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। अब हम इसका प्रयोग करके देख लेते हैं, किसी वाक्य में इनका प्रयोग कैसे कर दिया जाता है।
जैसे ध्यान से अब देखिए, जैसे हम देख सकते हैं दोनों वर्डों का इस्तेमाल मैं करके आपको वाक्य में कर दे रहा हूँ, हिंदी में भी और अंग्रेजी के दोनों वाक्य में आपको करके दे रहा हूँ, आप ध्यान से समझिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ध्यान रखें, रिसिप्रोकल का एग्जाम्पल चल रहा है, रिसिप्रोकल का एग्जाम्पल चल रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर पहला एग्जाम्पल जैसे हम करें ईच अदर का एग्जाम्पल हम करके दिखाते हैं आपको। जैसे कहा जाए कि दोनों भाई, जैसे कहा जाए दोनों भाई एक दूसरे की सहायता करते हैं, सहायता करते हैं। अब ध्यान से देखिए, दोनों भाई एक दूसरे की सहायता करते हैं। ध्यान देखिए, आप एक दूसरे शब्द का वर्ड आया है। अब सवाल आपका यही उठेगा कि दोनों भाई एक दूसरे की सहायता करते हैं। अब दोनों भाई एक दूसरे की सहायता करते हैं, एक दूसरे की दो अंग्रेजी होती है, एक ईच अदर होती है, एक वन अनदर होती है। अब सवाल यही उठता है कि कौन से वर्ड का प्रयोग करें। तो ध्यान रखिए, यहाँ देखिए आप गौर से, दोनों भाई, दो भाई यानी दो लोगों की बात हो रही है। जब दो लोगों की बात हो रही हो तो आप तुरंत समझिए कि एक दूसरे की अंग्रेजी हमें ईच अदर का इस्तेमाल करना है। तो हम लिखेंगे टू ब्रदर्स हेल्प ईच अदर। अब आप ध्यान से देखिए, टू ब्रदर्स हेल्प ईच अदर, टू ब्रदर्स हेल्प ईच अदर। अब आप ध्यान से देखिए, ईच अदर का प्रयोग किया गया किसके अंग्रेजी, एक दूसरे की अंग्रेजी। और यहीं पर अगर कह दिया जाए, अगर मान लीजिए ये तो आपका हो गया इसका एग्जांपल, अगर मान लीजिए मैं दोनों के स्थान पर तीनों शब्द लिख दिया होता, अगर मैं लिखता तीनों भाई एक दूसरे की सहायता, तीनों मित्र, अब जैसे मैंने कहा है तीन मित्र, चार मित्र, चाहे संख्या चाहे जितनी भी हो या दो से अधिक केवल बात हो, जैसे कहा जाए तीनों मित्र एक दूसरे के घर जाते थे, तीनों मित्र एक दूसरे के घर जाते थे। अब आप ध्यान से कि यहाँ भी एक दूसरे शब्द आया है, यहाँ भी एक दूसरे शब्द आया है। अब यहाँ पर आप गौर करना है कि अब अगर आप इसमें ईच अदर का प्रयोग कर देंगे तो वाक्य आपका गलत हो जाएगा। तीनों मित्र हैं, आप गौर से देखिए तीनों शब्द का इस्तेमाल किया गया है। जब तीनों शब्द का इस्तेमाल हो गया तो जाहिर सी बात है दो से अधिक हो गए, तो आप तीनों, चारों, पांचों, चाहे जो जितने भी संख्या देखिए दो से अधिक होनी चाहिए। तब ऐसी अवस्था में आप लिखेंगे थ्री फ्रेंड्स go to one another house या होम, एक ही बात है। तो आप ध्यान से देखिए वन अनदर का प्रयोग कर दिया गया। तो ऐसी अवस्था में बहुत सारे एग्जाम्पल दिया जा सकता है, लेकिन आप अगर कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ गए, अगर आपको कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया तो निश्चित रूप से आप समझ जाएंगे कि वाक्य में क्या फेरबदल हुआ है, क्या पहचान इसकी है। केवल आपके मोटे तौर से नहीं, बाकी ट्रांसलेशन करने का जो भी तरीका हो, जिस प्रकार का वाक्य हो आप ट्रांसलेशन उसी प्रकार से करिए, लेकिन ध्यान रखें केवल एक दूसरे के अंग्रेजी लिखने के लिए आप कर्ता को देख लीजिए। अगर दो लोग हैं तो आप ईच अदर का इस्तेमाल करिए, अगर संख्या दो से अधिक लोगों की है, चाहे मित्र हो चाहे कुछ भी हो, ऐसी अवस्था में आप वन अनदर का प्रयोग करिए। अब बात करते हैं हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब बात हम करते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आप लोगों ने बहुत सुना होगा, संकेतवाचक, नाम से स्पष्ट है, संकेतवाचक। संकेत, जब संकेत किया किसी और इशारा किया जाए, इसमें तीन शब्द आते हैं। एक आता है आपका दिस, एक आता है आपका दैट, एक आता है आपका दिस। इसको हम कह सकते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं, दिस का बहुवचन, जिसको आप प्लूरल नंबर कहते हैं, दिस का बहुवचन कौन होता है, दीज होता है। दिस का बहुवचन दीज होता है, और दैट का बहुवचन कौन होता है, दोज होता है। ध्यान रखें, दिस का बहुवचन दीज और दैट का बहुवचन दोज। कैसे प्रयोग होते हैं ध्यान समझिए, मौखिक बता दे रहा हूं आपको। दिस का प्रयोग पास की एक वस्तु के लिए इस्तेमाल किया जाता है, दैट का प्रयोग दूर की एक वस्तु के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसी प्रकार से उसी का उल्टा होता है क्या, दीज। दीज में आप आ जाए, दीज में क्या होता है, पास की
दो या दो से अधिक वस्तु के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बीज का प्रयोग पास की दो या दो से अधिक वस्तुओं के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दोष का प्रयोग दूर की दो या दो से अधिक वस्तु, यानी इसका उल्टा। ध्यान समझिए, दिस आपका पास की एक वस्तु के लिए, अब इसका उल्टा दैट हो जाता है दूर की एक वस्तु के लिए। दोनों ये एक वचन के लिए इस्तेमाल होता है, ये भी एक वचन के लिए, लेकिन ये पास की बात करता है और ये क्या करता है, दूर की बात करता है। ये दो ध्यान समझिएगा, ये एक वचन के लिए इस्तेमाल होता है, ये भी एक वचन के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन ये पास की बात करता है, ये दूर की बात करता है। अब इसको देखिए, ये दूर की बात करता है लेकिन बहुवचन में इस्तेमाल होता है, बहुवचन में इस्तेमाल इसका होता है। और ये भी क्या करता है, ये पास की बात है, ये पास की बात करता है लेकिन बहुवचन में होता है। ये भी क्या करता है, दूर की बात करता है, लेकिन ये भी बहुवचन ही होता है, बहुवचन ही बात करता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं दिस, दैट, दीज, दोस किसके अंतर्गत आते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। लेकिन एक चीज में ध्यान रखिए, एक और प्रकार हम बाद में आपको पढ़ाएंगे, आएगा आगे, तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंट आ जाता है। जब दोनों बातें एक साथ आती हैं तो वहां बात फंस जाती है, लेकिन इसको आप समझते रहिए। जब ये कर्ता के रूप में इस्तेमाल, जब ये चारों वर्ड सब्जेक्ट के प्लेस पर इस्तेमाल हो, क्रिया के ठीक पहले इस्तेमाल हो, तब आप समझ जाइए कि ये जो है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। और अगर इनका प्रयोग बाद में किया जाए या इनके साथ कोई नाउन वर्ड का इस्तेमाल किया जाए तब वो दूसरा प्रकार हो जाता है। हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। जैसे देखिए, अगर हम कहें एग्जाम्पल के तौर पर हम कह सकते हैं दिस इज अ पेन। ध्यान समझिए, दिस इज अ पेन। अब आप देखिए, दिस का इस्तेमाल है और इसके तुरंत बाद क्रिया का इस्तेमाल हो गया। अब आप इसको क्रिया है, लिंकिंग वर्ब, आप समझिए, दिस के बाद तुरंत क्रिया का इस्तेमाल हो गया, तब हम कहेंगे क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है ये ध्यान रखिए, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्यों? क्योंकि अगर दिस के बाद इज इस्तेमाल हो, आर इस्तेमाल हो जाए, वाज इस्तेमाल हो जाए, वर इस्तेमाल हो जाए, तब समझ जाइए कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, संकेतवाचक है। दिस इज अ पेन, दिस यानी यह एक पेन, हम इशारा कर रहे हैं यह एक पेन है। लेकिन इसी प्रकार से अगर हो जाए दैट का इस्तेमाल करिए, दैट इज अ चेयर। अगर इसका इस्तेमाल कर दें आप, दैट इज अ चेयर, तो यहाँ पर आप देखिए इज के तुरंत पहले दैट लगा है। अगर ऐसे हम लिख दें दीज आर, ध्यान रखें, यहाँ पर ध्यान रखें, मैंने कहा था आपको, यहाँ लिखा है एक वस्तु के लिए, यानी एक वचन के साथ इज लगता है, इसलिए दिस के साथ इज और दैट के साथ मैंने इज लगाया। लेकिन दीज और दोज के साथ आर और वर लगता है, इसके साथ इज और वाज लगता है। इसको क्लियर करिएगा। जिसमें मैंने कहा दीज आर पेन्स, आप क्रिया को इसमें क्या बना देंगे आप, सॉरी नाउन वर्ड को आप बहुवचन बना देंगे। क्यों? क्योंकि ये बहुवचन की बात करता है, तो जो नाउन वर्ड इस्तेमाल होगा वो बहुवचन में होगा। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं दोज आर चेयर्स। ध्यान रखें, इज के साथ आप पेन में कस्ता एस लगा के इसको बहुवचन बनाने की कोशिश न करें, ना तो दैट के साथ, केवल आप दीज और दोज के साथ आप इसमें प्रयोग होने वाले नाउन को आप तुरंत क्या बना दीजिए, बहुवचन के रूप में इसको इस्तेमाल कर दीजिए। इस प्रकार से अगर वर्ड का इस्तेमाल हम कर दें तो हम कह सकते हैं कि वाक्य का इस्तेमाल या ये जो है आपका क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का प्रयोग किया गया है। लेकिन अगर इसी वाक्य को हम ऐसे लिख दें, दिस पेन इज योर्स, अगर हम इसका ऐसे इस्तेमाल कर दें, दिस पेन इज योर्स, ध्यान रखें इसको, ये अलग टाइप का है। दिस पेन, अब आप ध्यान देखिए, दिस के साथ क्या आ गया, पेन आ गया। यहाँ पर देखिए दिस के साथ इज आ गया, यहाँ पर देखिए दिस के साथ पेन आ गया, तब इज आया। मैंने कहा था आपको पिछले अभी मैंने आपको बताया, अगर दिस दैट दीज दोज के साथ अगर कोई नाउन वर्ड आ जाए तो वह चला जाता एडजेक्टिव के प्रकार में। जब हम पढ़ाएंगे आपको तो विधिवत आपको बताएंगे, इसको भी इसके साथ में कंप्रोमाइज करके आपको बताऊंगा, तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। लेकिन आप ध्यान देखिए, दिस के साथ पेन का इस्तेमाल होगा तो आप तुरंत समझिए कि ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं है, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं है। लेकिन अगर दिस के साथ इज आ जाए, वाज आ जाए और दोज दीज के साथ अगर वर या आर आ जाए तो आप समझ जाइए कि ये जो है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। और यदि जो है दिस दैट दीज दोज के साथ कोई नाउन वर्ड आ जाए तब वह एडजेक्टिव के प्रकार में चला जाता है, या कह लीजिए कि किसी और प्रकार में चला जाता है, तब वह डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं रहता। तो मुझे लगता है कि आपका डाउट क्लियर हो गया। अगर बाई चांस कुछ डाउट्स इसमें अगर आपके रह गए हैं तो मैं अगले वीडियो में जब मैं आपको एडजेक्टिव के प्रकार बताऊंगा, तब जब डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की बात आएगी तो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में भी इन्हीं वर्डों का इस्तेमाल होता है, लेकिन इस ढंग से इस्तेमाल होता है, उसमें मैं आपका डाउट पूर्ण रूप से क्लियर कर दूंगा।